नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का यूनिट सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैम या क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में, जैसा कि आपको पता है, हमने क्या पढ़ा था। हमने फोटोसिंथेसिस की पहले हमने पढ़ी, लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था हमने। फिर हमने डार्क रिएक्शन स्टार्ट किया। डार्क रिएक्शन में जैसा कि अलग अलग तरह के प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह की डार्क रिएक्शन संपन्न होती है, तो उसी क्रम में हमने सबसे पहले C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ा। C3 प्लांट्स जिनमें C3 साइकिल चलती है या केल्विन साइकिल चलती है डार्क रिएक्शन के दौरान, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें C3 साइकिल के साथ साथ या C3 साइकिल को सपोर्ट करने के लिए एक और साइकिल चलती है, जैसे C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, मैं पहले बता दूं, C3 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें केल्विन साइकिल के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनेगा वो होगा 3 कार्बन यौगिक। इस वजह से इसको हम कहते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ओके, दूसरा जो हमारा C4 प्लांट्स है जिनमें C4 साइकिल चलती है, यहाँ पर C3 साइकिल के साथ साथ में ही C4 साइकिल भी चलती है। तो इन प्लांट्स के अंदर सीधी सी बात है कि प्रथम स्थायी यौगिक जो बनेगा कार्बन फिक्सेशन के दौरान वो होगा हमारा 4 कार्बन युक्त यौगिक होगा, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जैसे यहाँ पर PGA बनता है वैसे यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ओके, तो उसी तरह से तीसरा जो प्लांट है कैम प्लांट होते हैं, या ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के फॉर्म में, यानी यहाँ पर भी C3 साइकिल तो चलेगी, लेकिन C3 साइकिल चलने से पहले कार्बन का फिक्सेशन जो होता है, कार्बन का स्थिरीकरण जो होता है, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं कैम या क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, या जिसे हम कहते हैं कैम साइकिल भी कहते हैं इसको। तो अब हम बात करते हैं, ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है कैम, कैम साइकिल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैम साइकिल किस तरह के प्लांट्स में चलती है। जैसा कि हमने देखा था कि इससे पहले हमने C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अधिकांश पादपों में C3 साइकिल चलती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है जहाँ पर C3 साइकिल के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसा मैंने कल बताया था फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पर उससे निपटने के लिए C4 प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, या हम कह सकें कि इवोल्यूशन की फॉर्म में ये एक डेवलपमेंट हुआ है, एक एडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इस तरह से इन प्लांट्स के अंदर C4 प्लांट डेवलप हुए इन प्लांट से, जैसे गन्ना, मक्का। तो ये प्लांट जो थे इनमें C3 साइकिल के पहले C4 साइकिल का रनिंग होता है, और C4 साइकिल से कार्बन का फिक्सेशन होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिर C3 साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे ये प्लांट जनरली मांसल होते हैं। मांसल यानी सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, और इन प्लांट्स में पैरेन्काइमेटस जोन ज़्यादा होता है, पैरेन्काइमिक कोशिकाएं ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये प्लांट जो होते हैं वो श्लेष्म युक्त होते हैं, चिपचिपा पदार्थ इनमें पाया जाता है। ओके, इसके अलावा इनमें बड़ी बड़ी गैस रिक्तिकाएं या बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स उपस्थित होती है। और इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जनरली मैंने जो जो फीचर्स बताए वो इन प्लांट्स के हैं, जनरली ये प्लांट्स मरुद्भिदीय आवासों में यानी जीरोफाइटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर आप जानते हो कि
वाटर की डेफिशिएंसी होती है ऐसे एरियाज के अंदर। तो इस कारण से इन प्लांट्स के अंदर एक और एडिप्शन पाया जाता है कि इनमें ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो बात करें तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वो उनमें कम होता है, या हम कह सकते हैं कि उनसे निपटने के लिए वाष्पोत्सर्जन कम हो और कम से कम जल का हानि हो। तो इससे बचने के लिए, वाष्पोत्सर्जन से या निपटने के लिए, इनमें रंध्र जो होते हैं यानी स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज होते हैं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन इससे बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। तो उसी के अंदर ये मॉडिफिकेशन हुआ है। तो जिन प्लांट्स के अंदर रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, वो नाइट में ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज होते हैं, बंद होते हैं या आंशिक रूप से खुले हुए होते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर रात्रि में प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त CO2 को क्या किया जाता है, CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, या हम कह सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर एंटर करता है और ये CO2 जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या संग्रहित हो जाते हैं। और डे टाइम में ये ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये क्या करेंगे, वापस से इनमें विकार्बोक्सीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे कि CO2 मुक्त हो जाती है और ये CO2 वापस से C3 साइकिल में एंटर करेगी और C3 साइकिल में एंटर करके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस, जैसा हमने कल देखा था कि CO2 को एक स्थान पे जहाँ पर उसका ऑक्सीजनेशन होने की संभावना हो सकती है, वहाँ से CO2 को किसी फॉर्म में कहाँ शिफ्ट कर दिया, दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया। तो मिजोफिल सेल से CO2 को बंडल शीट सेल में शिफ्ट कर दिया था, जिसे हमने पढ़ा था किसमें, C4 साइकिल, जिसे हम कह रहे हैं C4 साइकिल के फॉर्म में। उसी तरह से इन प्लांट्स के अंदर आप देख पा रहे हो कि नाइट में CO2 का अवशोषण हुआ और ये CO2 का फिक्सेशन हुआ किसी फॉर्म में, ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में, और ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वो दिन में उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से विमुक्त कर देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में एंटर करेगी और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो ये कैसे होता है अब हम इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ और जानकारियां हम जुटा लें कि ये जो साइकिल है या कैम पथ जिसे हम कहते हैं, ये सर्वप्रथम इसका जो स्टडी किया गया था वो क्राइसुलेसी फैमिली के सदस्यों में किया गया था। ओके, या क्राइसुलेसी फैमिली के सदस्यों में ये स्थिति सबसे पहली बार देखी गई थी और इसी वजह से इसको क्राइसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्राइसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, तो क्राइसुलेसी फैमिली के कुछ सदस्य में इसको सबसे पहली बार देखा गया था, इस वजह से इसको ये नाम मिला है क्राइसुलेशियन एसिड उपापचय। ओके, अब एंजियोस्पर्म के लगभग 26 पूल ऐसे हैं जिनमें CAM पथ गमन करता है या चलता है, रनिंग होती है, CA पथ की रनिंग होती है, जैसे क्राइसुलेसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, एक्सक्लिपिडिएसी, ब्रोमिलिएसी, यूफोरबिएसी, ये सारी फैमिलीज आप देखोगे तो क्या है, जीरोफाइटिक कंडीशंस की फैमिलीज हैं। इन फैमिली में जनरली ये सारे प्लांट्स कैसे हैं, सेक्युलेंट प्लांट्स हैं, मांसल प्लांट्स हैं। ओके, इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स, कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी कैम साइकिल पाया गया है, कैम चक्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से CO2 का फिक्सेशन होता है। पहले हमने देखा था CO2 का फिक्सेशन किस फॉर्म में हो रहा था, अलग अलग दो कोशिकाओं में हो रहा था। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही हम देख पाएंगे कि CO2 का फिक्सेशन किस तरह से अलग तरीके से हो रहा है। तो क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर नाइट के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं और डे के टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो ऐसी प्लांट्स की जो लीफ होती है उनकी पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं में क्या होता है, पहले से PEP उपस्थित होता है। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सपोज ये एक कैम प्लांट की लीफ है, इस लीफ के अंदर नाइट के समय स्टोमेटा जो है, यहाँ पर ये स्टोमेटा ओपन है। ओके, बट डे के टाइम में ये स्टोमेटा क्लोज होंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, CO2 जो होती है वो मैक्सिमम CO2 जो होती है वो प्लांट्स के अंदर एंटर करेगी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, मेसोफिल सेल के अंदर। अब ये मेसोफिल सेल के अंदर एंटर करने के बाद में जैसी CO2 अंदर पहुंचेगी, वहां पर पहले से PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो हमने कल देखा था या पिछली क्लास में देखा था, ये PEP
के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा और इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी और उस एग्जाम का नाम होगा हमारा PEPase या इसे हम कहेंगे फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहेंगे। और ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम PEP के साथ में CO2 को जोड़ देगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनेगा या ऑक्सेलो एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो बना है, ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADPH2 की प्रेजेंस में, और ये क्या बनाएगा, यहाँ पर एंजाइम जो होगा वो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होगा वो काम करेगा और ऐसी कंडीशन में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये मैलिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, प्लांट सेल की या उस मेसोफिल सेल का जो वैक्यूल होगा, मैंने पहले ही बताया कि इन प्लांट्स की जो सेल होती है उनकी मेसोफिल सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैलिक एसिड जो होगा वो इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, या कहेंगे यहाँ पर आके संरक्षित हो जाएगा। ओके, ये अब क्या होगा कि अब राजधानियों में संग्रहित हो गया, वैक्यूल्स के अंदर ये मैलिक एसिड या मैलेट जो है वो स्टोर हो गया। अब डे टाइम में क्या होगा, और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रात्रि में एब्जॉर्ब हुई है उसका स्थिरीकरण हो गया, मतलब उसका फिक्सेशन हो गया है यहाँ पे, ओके, मैलेट के रूप में। अब दिन के समय क्या होता है कि ये मैलिक अम्ल जो है वो राजधानियों से बाहर आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, रे डायग्राम या जिसे हम कहते हैं लाइन डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि अब ये मैलिक एसिड जो है वो दिन के समय राजधानियों से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाने के पश्चात इसका विकार्बोक्सिलीकरण होता है या डीकार्बोक्सिलेशन होता है। विकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या कार्बन का निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किस तरह से होता है, तो मैलिक एसिड जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस प्रकार CO2 जो है वो क्लोरोप्लास्ट में विस्तृत हो जाता है। ओके, अब यहाँ से ये CO2 कहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद में ये वहीं पर RUBP से मिलकर वही 3PGAL बनाएगा, फिर शुगर्स बनेंगे, शुगर्स के अलावा 3PGA वापस से RUBP का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से जिसे हम कहते हैं ये हमारा C3 साइकिल वापस से रन हो जाएगा, C3 साइकिल यहाँ पर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरह से अब इस दौरान आपने देखा यहाँ पर CO2 जो फिक्स हुआ था वो CO2 का अलग होते ही ये वापस में यूटिलाइजेशन में आ गया। अब यहाँ पर रंध्र को खुला रखने की जरूरत है ही नहीं प्लांट्स को, दिन टाइम में भले रंध्र बंद है लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड का नाइट में फिक्सेशन हो गया और वो दिन में काम आ गया, सुबह में काम आ गया। अब यहाँ पर मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 के अलावा पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट का फॉर्मेशन भी हुआ है। ये पाइरुवेट क्या होगा, ये पाइरुवेट वापस से क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टार्च के अंदर फॉर्म होगा, स्टार्च बन जाएगा, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो PEP जो बना है वो वापस से क्या काम करेगा, नाइट में इसी PEP के थ्रू वापस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड बनाएगा, मैलिक एसिड वैक्यूल में रिजर्व हो जाएगा, वैक्यूल से मैलिक एसिड डे टाइम में वापस बाहर आ जाएगा। ये हमारा पूरा नाइट में प्रोसेस हो रहा है और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है हमारा वो डे में हो रहा है। ओके, अब ये मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, पाइरुविक एसिड और CO2 बना, CO2 C3 साइकिल को एंटर करेगा, C3 साइकिल में एंटर करेगा और C3 साइकिल से शुगर बनाएगा, शुगर स्टार्च की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, स्टार्च फॉर्म में रिजर्व हो जाएगा और पाइरुविक एसिड जो बना था ये पाइरुविक एसिड PEP के फॉर्म में वापस से काम में आ जाएगा। तो इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी और इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।